गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है टॉपिक 4 जर्मनी और इटली का निर्माण। अब मतलब जर्मनी और इटली किस तरीके से बनी थी, एस्टेब्लिशमेंट जर्मनी और इटली का कैसे हुआ था। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जर्मनी है वो एक सेना राष्ट्र बना सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप को राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अब जो इमोशंस टुवर्ड नेशन थे ना लोगों के, उसको लेकर क्या करा, जितने भी रूढ़िवादियों ने थे उन्होंने राजनीतिकता को हासिल करने के लिए उसका पर्टिकुलरली यूज़ किया। इसे उस प्रकार ही देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसे आपने देखा है राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। अब जो मिडिल क्लास लोग थे जर्मनी के, जो जर्मन के, उनमें क्या थी, अपने नेशन के प्रति बहुत सारी संवेदनशीलताएं थी और उनके इमोशंस भी डिफरेंट थे। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शामिल राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। अब उन्होंने क्या कहा कि जो जर्मन है उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सबको जोड़कर सिर्फ एक ही संसद और राष्ट्र राज्य बना दिया जाए, ऐसा उनका प्रयास था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी। लेकिन अब जो वहाँ की जो फ़ौज की ताकत थी और जितने भी मतलब रॉयल रूलर्स थे उन्होंने क्या करा, अपने पावर से इस चीज़ को सप्रेस कर दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामी जंकर्स ने भी समर्थन किया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वामन बिस्मार्क इस प्रकार का जनक था जिससे प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा ने राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। अब जो प्रशा थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो क्या कर दें, इन सबको एक कर दें। फिर उन्होंने जो 3 वॉर्स लड़े उसमें भी उनकी जीत हुई और उनकी जो वो एकीकरण करने की जो चाह थी उसको उन्होंने क्या किया, पूरा किया। और फिर किसको बनाया गया, जो जर्मनी के सम्राट थे, जो राजा विलियम थे, उनको क्या बना दिया गया, जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। दैट मीन्स हम साफ समझ सकते हैं कि ठंडी की बात कर रहे हैं। सीज़न जो कौन सा है, विंटर है। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम ने नेतृत्व में आए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। अब एक यहाँ पे जिस हॉल की बात की गई है वो कैसा है, एक पैलेस हम बोल सकते हैं। वो पैलेस काय का बना हुआ था, मिरर का। वहाँ पे इन लोगों की ये मीटिंग हुई थी और जिसमें जो जर्मन है उसको क्या किया था, काइजर विलियम को वहाँ का साम्राज्य जो था उसका नेतृत्व करने के लिए, दैट मीन्स उसको वहाँ का लीडर बना दिया गया। जर्मनी के राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया की प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य में जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। प्रशा द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बना। अब क्या हुआ, जितना भी उन्होंने जो भी काम किया था, चाहे वो कैसे ही किए हों, तो जो नया जर्मन राज्य था उसमें जो मुद्रा थी, जो बैंकिंग थी, उन सब के नए नए तरीके के कानून बनाए गए, उनकी व्यवस्था की गई और ये एक मॉडल के रूप में वहाँ जाने लगे। 4.2 इटली। जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंड का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ
बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। अब 19th सेंचुरी की बात करें तो इटली कितने में डिवाइडेड था? 7 जो राज्य हैं उनमें डिवाइडेड था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट एक इतावली राजघराने का शासन था। दैट मीन्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करने में कौन था सार्डिनिया पिडमोंट था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों को अधीन था। मध्य इलाके का पोप का शासन था। अब ये सब अलग अलग तरीके के जो राजशाही हैं उनके बारे में बताया गया। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन में बूर्बो राजाओं के अधीन थे। इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। अब यहाँ पे इतावली लैंग्वेज की बात की गई है, जिसका एग्जैक्ट कोई फाउंडेशन नहीं था, उसको अलग अलग तरीके से बताया जाता था। 1830 में दशक में जूसेप्पे मैसिनी ने एक एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्य को प्रसार के यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन में बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह के असफलता के युद्ध के जरिए इतावली राज्यों में जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेलियन द्वितीय का पर आ गई। इस क्षेत्र में शासक अभिजात वर्ग के नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूल, जिसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से ही कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस में सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि, जिससे पीछे काबूल का हाथ था, उसे सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया वालों को हार पाने में कामयाब हुआ। अब क्या हुआ था कि यहाँ पे एक ऐसे शख्स की बात की गई है जो दोनों ही तरीके में शामिल नहीं था। दैट मीन्स दोनों जो पार्ट ऑफ रूल थे उनमें इन्वॉल्व नहीं था। ना तो वो क्रांतिकारी था, मतलब रिवॉल्यूशनर भी नहीं था, और ना ही वो जनतंत्र में विश्वास रखता था। दैट मीन्स गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपुल में विश्वास रखता था। वो ज़्यादा अच्छी भाषा कौन से बोलते थे? फ्रेंच भाषा को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलते थे। फिर वहाँ पे जो जैसू मैसिनी थे, उन्होंने क्या किया था कि एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें वो एकाकृति के बारे में लोगों को बता सके। फिर वो विद्रोह जो था वो असफल हो गया कहीं ना कहीं, और युद्ध के ज़रिए क्या हुआ था, इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किस पे आ गई थी? सार्डिनिया पिडमोंट के शासक, जिनका नाम क्या था? विक्टर एमेलियन द्वितीय था, उन पे आ गई थी। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।